नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश फिर एक बार आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ स्कैरी स्टोरीज़ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की कहानी सुनाने वाला हूं जिसे बीच जंगल में एक प्रोस्टिट्यूट यानी वेश्या की आत्मा मिलती है। फिर वो आत्मा उसके साथ संबंध बनाना चाहती थी। फिर आगे आगे उस ट्रक ड्राइवर के साथ जो कुछ भी घटता है वो वाकई में इतना ज़्यादा डरावना होता है कि वो हमारे सोच से भी परे होता है। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी, जो कि एक मोहन नाम के ट्रक ड्राइवर की है। तो इसके आगे की कहानी मैं मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम मोहन है, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और हमेशा की तरह मैं उस रात भी एक लंबी यात्रा पर था। रात का समय था, लगभग 2 बजे होंगे। रास्ता सुनसान और वीरान था। मैं एक बड़ी पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था जहाँ कोई खास आवाजाही नहीं थी। रात गहरी हो चुकी थी और आसमान पर बादल थे जिससे चांद की रोशनी भी नहीं आ रही थी। केवल मेरी ट्रक की हेडलाइट्स ही थी जो अंधेरे को चीर रही थी। रास्ता संकरा और खतरनाक था, लेकिन मैं इस रास्ते का आदी था। अक्सर ट्रक ड्राइवरों को अकेले सफ़र करना पड़ता है और हम भी इन खतरों के साथ जीना सीख लेते हैं। पर उस रात कुछ अलग था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ अजीब हो रहा है। रास्ता जैसे कुछ नया सा लग रहा था, मानो वह रास्ता मुझे जानबूझकर किसी अज्ञात दिशा में ले जा रहा हूँ। जब मैं उस सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था, रात का सन्नाटा दिल को चीर रहा था। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। मेरे ट्रक की हेडलाइट सामने के अंधेरे को थोड़ा बहुत चीर रही थी, लेकिन रास्ता इतना घना और खतरनाक था कि लग रहा था मानो अंधकार हर तरफ से मुझ पर हावी हो रहा हो। पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए चारों तरफ सिर्फ अजीब सी परछाइयाँ दिख रही थी। उस सुनसान रास्ते पर एक अनजान डर बसा हुआ था। मैंने पहले भी इस रास्ते के बारे में अपने ड्राइवर साथियों से कई कहानियाँ सुनी थी। वे बताते थे कि इस जंगल के अंदर बहुत सी आत्माएं भटकती है। उन आत्माओं का मुख्य लक्ष्य होता है रास्ते पर आने वाले लोगों को फंसाना और उन्हें मार देना। कुछ कहते थे कि उन्होंने यहाँ किसी महिला को देखा है जो देर रात रास्ते पर खड़ी होकर मदद मांगती है। अगर कोई उसकी मदद करता तो वह कभी वापस नहीं लौटता। कहते थे कि यहाँ की हवाओं में कुछ अजीब सा होता है जिससे लोग अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। कई ड्राइवर इस रास्ते से गुजरने से डरते थे और अगर कभी जाना भी पड़ता तो कोशिश करते कि दिन के उजाले में सफ़र करें। यहाँ की एक सबसे खौफनाक कहानी थी कि इस जंगल में एक वेश्या की आत्मा रहती है। कहते हैं वह मरने से पहले बहुत ही क्रूर तरीके से मारी गई थी। कुछ लोगों का कहना था कि उसने खुद अपनी जान ले ली थी, जबकि कुछ लोग कहते थे कि उसे बेरहमी से मारा गया था। उसकी आत्मा अब इस जंगल में भटकती रहती है और जो भी आदमी इस रास्ते से गुजरता है उसे वह अपनी तरफ खींच लेती है। ड्राइवरों ने बताया था कि वह औरत बेहद खूबसूरत रूप धारण करके सामने आती है और राहगीरों को बहकाकर अपने साथ ले जाती है, लेकिन उसके साथ जाते ही आदमी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। मेरे साथियों ने कई बार कहा था कि वे खुद भी इस रास्ते पर अजीब अजीब आवाज़ें और परछाइयाँ देख चुके हैं। किसी ने अपनी आंखों से देखा था कि एक औरत अचानक से सड़क के बीच में प्रकट हुई और जैसे ही वह ट्रक पास आया वह गायब हो गई। किसी ने यह भी बताया था कि उन्हें एक रात अजीब सी रोशनी दिखी थी जो उनके ट्रक के साथ साथ चल रही थी और जैसे ही वे उस रोशनी के पास गए
उन्हें अपने ट्रक में किसी की उपस्थिति महसूस होने लगी। जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था, मेरे दिल में उन कहानियों की एक एक बात ताज़ा हो रही थी। मुझे लगा कि शायद आज मैं भी उन कहानियों का हिस्सा बनने वाला हूँ। जंगल का सन्नाटा, पेड़ों की सरसराहट और कभी कभार सुनाई देने वाली अजीब सी आवाज़ें मेरे अंदर डर पैदा कर रही थी। जंगल के चारों ओर गहरी धुंध छाई हुई थी। ट्रक की रोशनी जैसे ही पेड़ों पर पड़ती, पेड़ों की परछाइयाँ किसी भूतिया आकृति जैसी दिखने लगती। सड़क इतनी पतली और खराब थी कि मुझे लग रहा था कि मैं इस रास्ते से कभी नहीं सलामत निकलूंगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और मेरे दिमाग में उन पुरानी कहानियों की आवाज़ें गूंजने लगी थी। इसी डर और बेचैनी के बीच मैंने सामने देखा कि एक महिला खड़ी है। वो ठीक वैसे ही दिखाई दे रही थी जैसी कहानियों में बताई जाती थी। बहुत सुंदर, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी, मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वह एकदम सामने सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, जैसे मेरा इंतज़ार कर रही हो। वह अंधेरे में खड़ी थी, लेकिन फिर भी उसकी सुंदरता साफ दिखाई दे रही थी। उसकी लंबी काली जुल्फें कंधों पर बिखरी हुई थी और सफ़ेद साड़ी हवा में हल्के हल्के लहराते हुए उसकी चमक को बढ़ा रही थी। उसकी आंखें किसी अजीब सी चमक से भरी हुई थी, जो मेरे दिल में घबराहट पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी और ही दुनिया की हो। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं सोच में पड़ गया, क्या यह वही औरत है जिसके बारे में मैंने उन भयानक कहानियों में सुना था? मेरे साथियों की आवाज़ें मेरे कानों में गूंजने लगी। वो वैश्या की आत्मा है जो मरने के बाद भी हर रात रास्ते पर खड़ी रहती है। वो बेहद सुंदर दिखती है, लेकिन उसके पास जाने वाले कभी वापस नहीं आते। मेरे दिमाग ने चेतावनी दी, ये वही औरत हो सकती है, इससे दूरी रखना ही बेहतर है। लेकिन मेरे दिल ने एक पल के लिए उसकी मासूमियत पर यकीन कर लिया। उसकी सूरत में एक ऐसी करुणा और मासूमियत थी जिसने मुझे अपने पास खींच लिया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी जो इस सुनसान माहौल में अजीब लग रही थी। मेरे ट्रक की लाइट उसकी ओर पड़ते ही वह धीरे धीरे मेरी ओर चलने लगी। जैसे जैसे वह करीब आ रही थी, उसकी खूबसूरती मुझे और भी अधिक प्रभावी कर रही थी। पर एक अजीब सा डर भी मेरे दिल में घर कर रहा था। क्या यह उसकी असली शक्ल है या फिर यह एक छलावा है? भाई साहब, मेरी मदद कीजिए। उसकी आवाज़ ने सन्नाटे को चीरते हुए मेरे कानों में प्रवेश किया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा कंपन था जो मेरी धड़कनों को और तेज कर रहा था। वह बिल्कुल मेरे ट्रक के पास आ चुकी थी और उसने अपनी बड़ी मासूम आंखों से मुझे देखा। वह घबराई हुई और डरी हुई लग रही थी, जैसे उसकी जान पर बनी हो। क्या हुआ बहन? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। मेरे शब्दों में भी डर और संदेह था। मैं रास्ता भटक गई हूँ। कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे और मैं डर के मारे इधर आ गई। मुझे अपने घर तक पहुँचा दीजिए। मैं अकेली इस जंगल में नहीं चल सकती, उसने रोते हुए कहा। उसकी बातों में मेरे भीतर के डर को थोड़ा शांत किया। मैंने सोचा, शायद यह वही डरावनी औरत नहीं है जिसके बारे में मैंने सुना था। उसकी हालत सच में बुरी लग रही थी और कोई भी इंसान ऐसी स्थिति में किसी की मदद ना करे, यह तो गलत होगा। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और अक्सर राहगीरों की मदद करता हूँ, फिर भी मेरे भीतर एक डरावनी शंका बनी हुई थी। क्या यह सच में एक साधारण औरत है या फिर यह कुछ और ही है? ठीक है, तुम ट्रक में बैठ जाओ, मैंने कहा और उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। वह जल्दी से ट्रक के दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। जैसे ही वह अंदर बैठी,
मुझे उसके पास से एक ठंडी लहर का एहसास हुआ, मानो वह इंसान ना हो बल्कि एक ठंडी परछाई हो। मैंने खुद को यह सोचकर समझाया कि शायद यह ठंडी रात और मेरे डर की वजह से मेरे मन में यह भ्रम पैदा कर रहा है। उसने बैठते ही मैंने ट्रक को आगे बढ़ाया। जैसे ही ट्रक चलने लगा, मेरी नज़रें बार बार उस पर जा रही थी। वह एकदम शांत बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और बयां कर रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी रहस्यमय मुस्कान थी जो मुझे अंदर तक डरा रही थी। मैं ट्रक चलाते हुए उस औरत के बारे में सोचता जा रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सी उधेड़-बुन चल रही थी, जैसे मेरा दिमाग दो हिस्सों में बढ़ गया हो। एक मन बार बार मुझे चेतावनी दे रहा था कि ये वही है, वही औरत जिसकी कहानियाँ तूने सुनी है, वही वेश्या की आत्मा जो लोगों को फंसाकर मार देती है। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे अपने पुराने साथी ड्राइवरों की बातें याद आ रही थी। उन्होंने बताया था कि इस इलाके में एक औरत की आत्मा भटकती है जो कभी एक वेश्या हुआ करती थी। मौत के बाद उसकी आत्मा यहाँ जंगल में लोगों को अपना शिकार बनाती है। वह राहगीरों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लेती है और फिर धीरे धीरे उसकी असली पहचान सामने आती है। लोग कहते थे कि जब तक आप उसकी असलियत पहचानते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरा दिल अब और तेज़ी से धड़कने लगा था। ऐसा लग रहा था कि मानो मेरी ट्रक की स्पीड तेज़ हो रही हो, पर असल में ऐसा कुछ नहीं था। मेरे दिमाग का एक हिस्सा अब भी यह मानने को तैयार नहीं था। नहीं, ये सब झूठ है। मेरा दूसरा मन मुझे तसल्ली दे रहा था। ये सब एक बेबस और लाचार औरत है जो मुसीबत में है। तू उसे ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकता है? अगर तूने उसकी मदद नहीं की तो शायद उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन एक डर मेरे दिल से निकल ही नहीं रहा था। उसके चेहरे की मासूमियत और उसकी डरी हुई आवाज़ मुझे ये मानने पर मजबूर कर रही थी कि वह सिर्फ एक आम इंसान है, कोई भूत प्रेत नहीं। पर फिर उसके हाव भाव और उसकी हरकतें, जैसे उसकी मुस्कान में छिपी ठंडक, मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर रही थी। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी अब तक बनी हुई थी। मैंने ट्रक की खामोशी तोड़ी और उससे सीधा सवाल किया, तुम इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रही हो और तुम्हारे पीछे कौन लगे थे? उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक हल्की चमक थी, जैसे वह कुछ सोच रही हो। उसने गहरी सांस ली और थोड़ी घबराई हुई आवाज़ में बोली, मैं पास के गांव में रहती हूँ। कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे थे। मुझे डर था कि वे मुझे नुकसान पहुँचाएंगे, इसलिए मैं भागी और जब मैंने तुम्हारी गाड़ी देखी तो सोचा कि तुम मेरी मदद करोगे। उसकी बातें सुनकर मैंने थोड़ा राहत महसूस की, पर दिल के किसी कोने में शंका अब भी बैठी थी, क्या ये मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रही है? मेरे दिमाग में सवाल चलने लगे थे, लेकिन उसकी हालत देखकर लगा कि शायद मेरी शंका गलत है। उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। मैंने फिर से उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कुछ पल रुककर धीमी आवाज़ में कहा, मेरा नाम राधा है। उसकी आवाज़ में हल्का सा कंपन था, जैसे वह अब भी डरी हुई हो, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। उसकी आंखों की चमक अजीब लग रही थी, मानो वो कुछ छिपा रही हो, पर मैं इसे अपने डर का असर मानकर शांत रहने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे पति का नाम क्या है? मैंने फिर से उससे सवाल किया, क्योंकि मैं यह जानने की कोशिश कर रहा था कि उसकी कहानी कितनी सच्ची है। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरे पति गांव में छोटा मोटा काम करते हैं। उनकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, इसलिए वे ज़्यादातर घर पर ही रहते हैं। उसकी बात सुनते ही मेरे अंदर का शक और गहराने लगा। अगर उसका पति बीमार है तो ये इतनी रात को जंगल में क्या कर रही है? मैंने खुद से सवाल किया। उसकी बातों में कुछ मेल नहीं खा रहा था।
पर मुझे अब भी यकीन नहीं था कि वह झूठ बोल रही है। फिर उसने मुझसे सवाल किया, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम पास ही के गांव से हो? मैंने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, नहीं, मैं यहाँ से थोड़े दूर के गांव का हूँ। छुट्टी पर घर जा रहा था, लेकिन तुम्हें देखा तो सोचा कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है। उसने मेरी बात पर हल्की मुस्कान दी और कहा, तुम बहुत अच्छे हो। आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता। उसकी मुस्कान ने मुझे और भी बेचैन कर दिया। उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे सामान्य नहीं लग रहा था। उसकी आंखों की गहराई में छिपी ठंडक और रहस्य मेरे मन में और भी डर पैदा कर रहे थे। मैंने अब उसे और टटोलने का फैसला किया। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? क्या वो पास ही के गांव में है? उसने कहा, हाँ, पास ही है, यहाँ से थोड़ी दूर। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी। मुझे अब यकीन हो रहा था कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। जैसे जैसे हमारी बातचीत आगे बढ़ी, मेरा डर गहरा होता गया। मैंने जितना खुद को समझाने की कोशिश की, उतना ही मुझे लगने लगा कि शायद मैंने एक बड़ी गलती कर दी है। ट्रक के भीतर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, मगर उस अवरोध की मौजूदगी के बावजूद मुझे सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा था। मैंने उसके बारे में जितना सोचा, उतनी ही गहरी मेरी बेचैनी हो गई थी। लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती ने मेरे दिमाग में एक कोने में जाल बुनना शुरू कर दिया था। उसकी आंखों की चमक, उसके होठों की मासूम सी मुस्कान और उसकी बातों में छिपी मृदुता मुझे उसकी तरफ खींच रही थी। मैं खुद को समझा रहा था कि यह सिर्फ एक ज़रूरतमंद औरत है, मगर मेरी आंखें उसकी सुंदरता से नहीं हट रही थी। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देख रही थी। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वह जानती हो कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हो रहा हूँ। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे जैसा इंसान मिलना आजकल बहुत मुश्किल है। मुझे सच में तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी और तुमने मुझे बचा लिया। उसकी आवाज़ में इतनी मिठास थी कि मेरे दिल की धड़कनें और तेज़ हो गई। मेरे भीतर एक अजीब सा खिंचाव पैदा हो रहा था, जैसे उसकी आवाज़ में कोई जादू हो। मैं उसका चेहरा ध्यान से देखता रहा। उसकी आंखें, उसके बाल, सब कुछ इतना आकर्षक था कि मैं चाह कर भी अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। वह मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में एक अनकहा वादा सा था, एक ऐसी चीज़ जिसकी ओर मैं अनजाने में खींचता चला जा रहा था। उसने मेरे कंधे पर हल्के से हाथ रखा और धीरे से कहा, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो किसी अजनबी की मदद के लिए रुकते हैं। उसकी उंगलियों की छुअन में कुछ ऐसा था जिसने मेरी पूरी चेतना को जकड़ लिया। मुझे अब उसकी हर बात सही लगने लगी थी। उसकी मासूमियत, उसकी मधुर बातें, सब कुछ मुझ पर जादू जैसा असर कर रहा था। मैं खुद को उसके प्रति कमज़ोर महसूस करने लगा था। उसकी आंखों की चमक में एक अलग ही आकर्षण था, जैसे वह मुझे अपनी ओर खींच रही हो। मेरी हर सोच पर वह हावी हो रही थी। मैं उस पल को भूलने लगा था कि मैं कहाँ हूँ और कौन हूँ। बस उसकी आवाज़, उसकी मुस्कान और उसकी मौजूदगी मुझे किसी अनजान दुनिया में ले जा रही थी। लेकिन तभी अचानक से ट्रक झटका खाकर रुक गया। इंजन से एक अजीब सी आवाज़ आई और वह बंद हो गया। मैं चौंक कर होश में आ गया। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और तुरंत नीचे झाँका, मगर कुछ समझ नहीं आया कि ट्रक क्यों रुक गया। इंजन बंद था और ट्रक अब हिल भी नहीं रहा था। ये क्या हो गया? मैंने खुद से बुदबुदाया। मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ट्रक का अचानक खराब होना और इस वीरान जंगल में होना, यह सब मुझे और भी बेचैन कर रहा था। उस औरत ने मुझे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, शायद कोई छोटी सी खराबी होगी, तुम देखो, मैं यही तुम्हारे साथ हूँ। उसकी आवाज़ अब भी इतनी मृदु और मोहक थी कि मेरा डर
कुछ पल के लिए कम हो गया, लेकिन फिर भी इस हालात में मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हो पा रहा था। मैंने ट्रक से उतरकर इंजन चेक करने की कोशिश की, मगर सब ठीक लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या समस्या है। ट्रक बिना किसी कारण के ही बंद हो गया था और मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। मैंने खुद को संयम में रखते हुए फिर से ट्रक के अंदर जाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस औरत ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, हम किसी तरह इसे ठीक कर लेंगे। उसकी मुस्कान में अब भी वही रहस्य और आकर्षण छिपा था जो मुझे पहले से और भी ज़्यादा उलझा रहा था। मैं उसकी बातों में खोता जा रहा था, जैसे वह अपनी बातों में मुझे अपने जाल में फंसा रही हो। उसके चेहरे की मुस्कान और उसकी मोहक बातें अब भी मेरे दिल और दिमाग दोनों पर हावी होने लगी थी। लेकिन ट्रक का अचानक बंद हो जाना और इस सुनसान जंगल में फंसे होना मेरे भीतर अब एक नया डर पैदा कर रहा था। राधा की नज़रें मुझ पर टिक चुकी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह मुझे अपने भीतर खींचने की कोशिश कर रही हो। उसने धीरे से अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और मेरे करीब आई। उसकी छुअन ने मेरे भीतर एक अजीब सी बिजली दौड़ा दी। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी धड़कनें तेज हो गई है। उसका स्पर्श इतना कोमल और मादक था कि मेरे सारे तर्क और विवेक कहीं खो गए। मेरे अंदर एक संघर्ष चल रहा था। एक और मेरी नैतिकता मुझे रोक रही थी, लेकिन दूसरी ओर राधा का आकर्षण इतना प्रबल था कि मैं चाहकर भी खुद को उसके जाल से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। उसके हाथों की गर्मी मेरे पूरे शरीर में फैल रही थी। उसने धीरे से मेरे कंधे से लेकर मेरी बाहों तक अपना हाथ फिराया और मैं उसकी हरकतों में पूरी तरह से खोने लगा। राधा की आंखों में एक अजीब सा जादू था। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मुझे पूरी तरह से मोहित कर रहा था। मैंने खुद को अब उसके और करीब पाया। वह अब और भी करीब आ चुकी थी, इतनी कि उसकी सांसों की गर्मी मेरी त्वचा पर महसूस हो रही थी। मेरे भीतर की भावनाएं अब बेकाबू हो रही थी। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा और उसके होठों की तरफ मेरे दिल की धड़कनें और भी तेज हो गई। मैं उसके करीब झुका और उसे किस करने का इरादा किया, लेकिन तभी राधा ने मुझे हल्के से रोक दिया। उसने एक मोहक मुस्कान के साथ कहा, अभी नहीं मोहन, यहाँ सड़क पर यह सब करना ठीक नहीं है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे वह मुझे अपनी बात मानने पर मजबूर कर रही हो। उसने अपने होठों पर जीभ फिराई और धीरे से मेरे कानों में फुसफुसाई, तुम मेरे घर चलो, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जंगल के अंदर थोड़ी ही दूर पर है, वहाँ हम आराम से होंगे। उसकी बातों में अब एक स्पष्ट संकेत था और मेरा मन अब पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका था। मैं उसे मना नहीं कर पा रहा था, लेकिन तभी अचानक मुझे उसके पति की याद आई। मैंने थोड़ी झिझक से उससे पूछा, तुम्हारा पति, वह क्या कहेगा? राधा ने हंसते हुए मेरे चेहरे की तरफ देखा। उसकी हंसी में अब एक अजीब सी क्रूरता थी। उसकी चिंता मत करो मोहन, वह अब बिस्तर से उठ नहीं सकता। उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और सच कहूँ तो वह मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता। उसकी बातें सुनकर मेरे भीतर की सारी शंकाएं धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसकी बातें अब मुझे पूरी तरह से अपनी ओर खींच चुकी थी। उसने मेरे हाथ को अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे मुझे और भी करीब खींचते हुए कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगी, तुम्हें बस मेरे साथ चलना है। मेरा मन अब पूरी तरह से उसके वश में हो चुका था। मैंने उसकी बातों में आकर हामी भर दी। उसका स्पर्श, उसकी बातें, सब कुछ मुझे उसकी ओर खींच रहा था। मेरी सारी तर्कशीलता अब धुंधली पड़ चुकी थी। मुझे बस वही दिख रही थी, राधा और उसकी मोहक मुस्कान।
उसकी नज़रों में एक अजीब सा आकर्षण और उसकी आवाज़ में एक ऐसा जादू था जो मुझे अपने आप से दूर ले जा रहा था। उसने एक बार फिर मेरा हाथ थामते हुए कहा, चलो मेरे घर चलो, वहाँ हम आराम से बातें करेंगे। अब मैं पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में डूबते हुए मैंने सिर हिलाया। राधा के मीठे शब्द और उसकी मोहक मुस्कान ने मुझे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। मैंने अब उसके कहने पर उसके घर की ओर बढ़ने के लिए तैयार था। उसने मुझे जंगल की ओर इशारा किया और हम दोनों उस वीरान रास्ते पर चलने लगे। जंगल की ओर कदम बढ़ाते ही मुझे उसकी घनी अंधेरी छाया महसूस होने लगी। चांदनी की हल्की सी रोशनी भी उन पेड़ों के जाल में खो चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और केवल हमारे कदमों की आहट उस खामोशी को तोड़ रही थी। जंगल का रास्ता बिल्कुल सुनसान और डरावना था। मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे वहाँ की सरसराहट, पेड़ों के बीच से गुजरते हुए किसी की अज्ञात प्राणी की हलचल और कहीं दूर किसी जानवर की मध्यम आवाज़। मुझे महसूस हुआ कि इस जंगल के भीतर कुछ भयानक और अनजाना छिपा हुआ है, लेकिन राधा की मीठी बातों ने मेरे डर को दबाए रखा। यह रास्ता थोड़ा लंबा है मोहन, राधा ने धीमी और मीठी आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ में वही पुरानी मोहकता थी, लेकिन जब तुम मेरे घर पहुंचोगे तो वहाँ बहुत आराम मिलेगा। मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाऊंगी और हम दोनों बहुत सी बातें करेंगे। उसकी बातों में मेरे मन में एक अजीब सा संतोष पैदा किया, लेकिन मेरे भीतर कहीं न कहीं अब भी एक अजीब सा डर था। जंगल की गहराई में बढ़ते हुए हमें महसूस हुआ कि यह जगह सामान्य नहीं है। यहाँ की हवा में कुछ अजीब था, एक भारीपन, जैसे कोई अनदेखी ताकत हमें देख रही हो। राधा की चाल में कोई भी घबराहट नहीं थी, वह बिल्कुल सहजता से चल रही थी, जैसे वह जंगल उसका घर हो। लेकिन मैं हर कदम पर बेचैन था। मेरे चारों ओर के पेड़ अजीब ढंग से झुक रहे थे, जैसे वे मेरे ऊपर गिरने को तैयार हो। उनकी शाखाएं एक दूसरे से टकरा रही थी और हवा में एक भयानक सन्नाटा घुला हुआ था। राधा ने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और उसे अपनी नर्म हथेलियों में दबाया। उसकी छुअन ने एक बार फिर मेरे शरीर में एक अजीब सी उत्तेजना पैदा की। उसकी नज़रों में वह ही मोहकता थी जो मुझे बार बार अपनी तरफ खींच रही थी। उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, तुम बहुत बहादुर हो मोहन। इस जंगल में कोई यूं ही नहीं आता, लेकिन तुम मेरे साथ आए। मैंने खुद को उसकी बातों में खोते हुए पाया। उसके शब्दों ने मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। मुझे लगा जैसे मैं किसी अदृश्य शक्ति के वश में आ रहा हूँ। जंगल के और भीतर जाते ही अंधेरा और गहराने लगा। अब मुझे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने आसपास देखा, लेकिन सब कुछ घने पेड़ों और झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में सरसराहट की आवाज़ दी हो, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। राधा अब भी मेरी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में वही पुराने आकर्षण था। तुम डरो मत मोहन, उसने कहा। यह जंगल मुझे अच्छे से जानता है। तुम यहाँ मेरे साथ हो और यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उसकी बातें मेरे मन को थोड़ा राहत दे रही थी, लेकिन जंगल की भयानकता अब भी मुझे घूर रही थी। पेड़ों के बीच से निकलते अजीबोगरीब साए मुझे परेशान कर रहे थे और उन अज्ञात आवाज़ों ने मेरे मन में डर की एक हल्की सी लहर पैदा कर दी थी। हम अब एक पतली पगडंडी पर चल रहे थे जो और भी गहरे अंधकार में ले जा रही थी। राधा मेरे और करीब आई और उसके होंठ मेरे कानों के पास आकर फुसफुसाए, बस थोड़ा और चलना है मोहन, फिर हम अपने ठिकाने पर होंगे जहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसकी आवाज़ में एक तरह की मिठास और प्रलोभन था जिसने मेरे दिलो दिमाग को पूरी तरह से मदहोश कर दिया था।
मैं अब उसकी बातों में बुरी तरह से फंस चुका था। मुझे अब उसकी बातें सच लगने लगी थी और मैं उसके साथ किसी भी हद तक जाने को तैयार था। जैसे जैसे हम जंगल की और गहराई में जाते रहे, वैसे वैसे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह राधा के वश में आ चुका हूँ। मेरा हर कदम अब उसी के इशारे पर उठ रहा था। जंगल में चलते हुए वक्त का अंदाज़ा नहीं रहा। राधा के साथ साथ मैं उसके घर की ओर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसकी मीठी बातें, उसकी मोहक हंसी और उसका नर्म स्पर्श मेरे मन को भटकाए हुए थे। उसके हर शब्दों में जैसे एक अदृश्य ताकत थी जो मुझे अपने घेरे में बांधती जा रही थी। मगर थोड़ी देर बाद मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। जब मैं पहली बार उस पगडंडी पर चल रहा था तब मुझे एक ऊंचा पेड़ दिखाई दिया था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं और उस पर बैठी एक बड़ी चील ने मेरा ध्यान खींचा था। पर अब वही पेड़ मुझे दोबारा दिखाई दिया। यह संयोग हो सकता था, मैंने सोचा। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़े, मैंने देखा कि सामने की झाड़ियों के पास वही पुरानी टूटी हुई टहनी पड़ी थी जिससे मैंने पहले ही देख लिया था। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? मैंने राधा से पूछा। उसकी चाल में कोई बदलाव नहीं था। उसने मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, हम बिल्कुल उसी रास्ते पर हैं। मेरा घर अब ज़्यादा दूर नहीं है, बस कुछ ही देर और। उसकी बातों में वही आत्मविश्वास था, लेकिन मेरे भीतर शक का बीज अब धीरे धीरे पनपने लगा था। यह कैसे हो सकता है? मैंने खुद को सवाल किया। हम घूम फिर कर वही क्यों आ रहे हैं? मैंने खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि शायद यह सिर्फ एक भ्रम है। जंगल के सभी पेड़ झाड़ियाँ एक जैसे दिख सकते हैं। हो सकता है कि यह मेरी ही दिमाग की थकान हो, मैंने सोचा। लेकिन फिर एक और निशान ने मेरे शक को और मजबूत कर दिया। मैंने कुछ दूर एक पत्थर का ढेर देखा जो पहली बार गुजरते वक्त मैंने ध्यान में देखा था। यह असंभव था कि हम उसी जगह पर बार बार आ रहे थे और मैंने फैसला किया कि अब मुझे इसका सच जानना होगा। मैंने चुपचाप एक पेड़ के तने पर अपनी उंगली से एक छोटा सा निशान खरोच कर बना दिया और सोचा, अगर हम सच में उसी जगह पर वापस आ रहे हैं तो यह निशान मुझे फिर से दिखेगा। मैंने राधा को कुछ नहीं बताया। वह अभी भी अपने मीठे और मोहक शब्दों से मुझे उलझाए हुए थी। हम आगे बढ़ते गए। मेरी नज़रें हर कदम पर उस पेड़ को खोज रही थी जिसे मैंने निशान के तौर पर याद किया था। कुछ मिनट और चलने के बाद वही पेड़ मेरे सामने आ गया। मैं ठिठक गया। मेरी उंगली से खरोचा गया निशान साफ साफ दिख रहा था। मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन जैसे खिसक गई। यह कैसे हो सकता है? मैंने खुद से कहा। अब तो यह पक्का था कि हम उसी रास्ते पर बार बार चल रहे थे। मेरे मन में एक अजीब सा डर उठने लगा। क्या राधा मुझे किसी जाल में फंसा रही है? क्या यह सब कोई चाल है? मेरे मन में उसकी मीठी मुस्कान अब एक भयानक रहस्य में बदलने लगी थी। उसने मुझे कई बार आश्वस्त किया था कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अब मुझे उसकी हर बात पर शक हो रहा था। राधा, हम बार बार एक ही जगह पर क्यों आ रहे हैं? मैंने अब उससे सीधा सवाल किया। मेरी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। वह एक पल के लिए ठिठकी, लेकिन फिर उसी नरम आवाज़ में बोली, नहीं मोहन, तुम बेवजह डर रहे हो। जंगल में ऐसा अक्सर होता है। यहाँ हर चीज़ एक जैसी दिखती है, लेकिन हम सही और जा रहे हैं। मुझे अपना घर पता है, तुम मुझ पर भरोसा करो। उसकी बातों ने मुझे थोड़ा सा राहत दी, लेकिन मेरे भीतर का शक अब खत्म नहीं हो रहा था। मैंने देखा कि उसकी आंखों में वो पहले वाली चमक नहीं थी। उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी, लेकिन उसमें कुछ अनकहा
और भयानक छिपा हुआ था। क्या वह मुझसे कुछ छिपा रही है? मैंने सोचा। मेरी नज़रें अब राधा पर टिकी हुई थी। उसका हर हाव भाव मुझे संदिग्ध लगने लगा था। वह मुझसे कुछ छिपा रही थी और मुझे अब यह बात साफ महसूस हो रही थी। हम आगे बढ़ते रहे, लेकिन अब मेरे कदम भारी हो गए थे। मुझे लगने लगा था कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरा शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा। राधा का चेहरा, उसकी चाल, उसकी बातें, सब कुछ अब असामान्य लग रही थी। उसकी मुस्कान में अब वह मासूमियत नहीं थी जो मैंने पहली बार देखी थी। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी जो धीरे धीरे मुझे भीतर तक हिला रही थी। मुझे अब यकीन हो गया था कि वह एक आम औरत नहीं, बल्कि वही प्रेत आत्मा थी जिसके बारे में मैंने सुना था। मेरी धड़कनें तेज हो गई, पसीने की बूंदें मेरी गर्दन से बहने लगी। एक खौफ ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया। वह वही है, वही वेश्या की आत्मा जो लोगों को फंसाकर मार डालती है, मैंने खुद से कहा। लेकिन मैं भाग नहीं सकता था। अगर मैं भागने की कोशिश करता तो शायद वह मुझे पकड़ लेती और फिर मेरा अंत निश्चित था। मैं समझ चुका था कि राधा इंसान नहीं थी। मुझे चतुराई से काम लेना होगा। जैसे इसने मुझे अपनी बातों में फंसाया, वैसे ही मुझे इसे धोखे में रखना होगा। अब मेरे दिमाग में एक के बाद एक योजनाएं बनने लगी। मैंने पहली योजना बनाई। मैंने सोचा कि अगर मैं राधा को यह भरोसा दिला सकूं कि मैं पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका हूं, तो शायद वह थोड़ी ढीली पड़ जाएगी और अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगी। अगर मैं इसे दिखाऊं कि मैं पूरी तरह से इस पर निर्भर हूं और इसे पसंद करने लगा हूं, तो शायद ये मुझ पर हमला नहीं करेगी। लेकिन इस योजना पर एक बड़ा खतरा था। अगर मैं इसे सही ढंग से अंजाम नहीं दे सका और राधा को यह महसूस हो गया कि मैं नाटक कर रहा हूँ, तो वह और भी खतरनाक हो सकती है। वह सीधे सीधे मुझ पर हमला कर सकती है। मेरे दिमाग में दूसरी योजना आई कि मैं किसी तरह से इस घने जंगल का फ़ायदा उठाऊं और राधा से दूर भागूं। जंगल में कई जगह थी जहां मैं छिप सकता था और शायद राधा मुझे ढूंढ भी ना पाए। लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत थी। राधा एक आत्मा थी और मैं एक इंसान, और मुझे पता नहीं था कि आत्माएं किस हद तक जा सकती है। क्या वह इतनी तेजी से मेरे पीछे आ सकती थी? और अगर वह मुझे पकड़ लेती तो वह मुझे तुरंत मार भी सकती थी। और इसके अलावा मैं जंगल में रास्ता भटक सकता था और अंधेरे में कहीं फंस सकता था। मेरे मन में तीसरी योजना आई। मैं इससे बातचीत में उलझा सकता हूँ। इससे कुछ समय के लिए धोखे में रखना होगा और फिर सही समय आने पर भागने का मौका मिल सकता है। लेकिन राधा अगर समझ गई कि मैं उसे फंसा रहा हूँ, तो मेरी योजना फेल हो सकती है। आत्माएं इतनी चतुर होती है कि वे किसी भी चाल को पकड़ सकती है, और अगर उसने मेरा इरादा भांप लिया तो वो मुझे जान से मार सकती है। फिर मैंने सोचा, अगर मैं यह दिखाऊं कि मैं उससे डर गया हूँ और अब पूरी तरह से उसके मर्जी पर हूँ, तो शायद वह मुझे छोड़ सकती है। लेकिन आत्माएं क्रूर होती है। उन्हें दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाने में मजा आता है। अगर उसने मुझे कमजोर समझ लिया तो मैं और भी आसानी से उसका शिकार बन सकता हूँ। मेरे दिमाग में इन सभी योजनाओं का बारीकी से विश्लेषण चल रहा था। मैं हर एक योजना के फायदे और नुकसान को तोल रहा था। मुझे पता था कि मेरा एक गलत कदम मेरी जान ले सकता है। अब मैं पूरी तरह से सतर्क हो गया था, लेकिन मैं बाहर से अपनी भावनाएं छिपाए हुआ था। राधा की आंखों में अब भी वही रहस्यमय चमक थी
और उसकी मीठी बातें मेरे दिमाग पर एक भयानक बोझ बनती जा रही थी। अब मुझे अपने हर कदम पर सोच समझ कर चलना था। मेरी योजना में जरा भी चूक हुई तो मैं हमेशा के लिए इस जंगल में खो जाऊंगा। राधा अपनी मीठी बातों से मुझे फिर से अपने वश में करने की कोशिश करने लगी। तभी मुझे अपने बचपन की सुनी हुई कहानी याद आने लगी, जिसमें मेरी दादी ने मुझसे कहा था कि अगर कोई प्रेत आत्मा तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है तो तुम किसी भी पेड़ के पत्ते लेकर उसे चबाते रहो, और तब तक चबाते रहो जब तक तुम्हें ऐसा ना लगे कि उसके बातों का असर तुम पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैंने अगले ही पल चलते चलते रास्ते में एक पेड़ के पत्ते तोड़े और उसे अपने मुंह में डालकर चबाने लगा। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं पूरी तरह से होश में हूँ और राधा की किसी भी बात का मुझ पर असर नहीं हो रहा है। अब मुझे जो भी फैसला लेना था वो जल्द से जल्द लेना था, क्योंकि जल्द ही हम राधा के तय ठिकाने पर पहुंचने वाले थे। क्योंकि अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी छा गई थी, मानो वो जल्द ही अपने काम को अंजाम देने वाली हो। मैंने अपने कदम धीरे कर लिए और राधा से एक सुरक्षित दूरी बनाने लगा। राधा मुझसे लगातार बातें करते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन मैं धीरे धीरे पीछे की ओर रुक रहा था। अब एक पल ऐसा भी आ चुका था जब राधा और मुझ में एक निश्चित दूरी थी जहां से मैं पीछे की ओर भाग सकता था। मैं तुरंत पीछे मुड़ा और तेजी से भागने लगा। मैं उस जंगल में लगातार भागता रहा। मेरी यह कोशिश थी कि मैं जल्द से जल्द अपने ट्रक के पास पहुंचना चाहता था, क्योंकि एक बार मैं ट्रक के पास पहुंच गया तो राधा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि मैं अपने ट्रक में बैठकर यहाँ से जा सकता हूँ, या फिर मुझे हाईवे पर ऐसी कोई गाड़ी मिल जाए जो मेरी मदद कर सकती थी। मैं लगातार उस जंगल से अपनी ट्रक की ओर भागता रहा और शायद जल्द ही ये बात राधा को पता चल गई। मैं थोड़ा आगे ही आया था कि मुझे पीछे से किसी के चीखने की बहुत ही डरावनी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मैं पूरी तरह से डर गया। मेरा हर एक कदम मुझे बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था, मानो मेरे पैरों पर किसी ने वज़न बांध दिया होगा। मैं बहुत तेज़ी के साथ दौड़ रहा था, लेकिन वो रास्ता है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पीछे से जो मुझे राधा की चिल्लाने की डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, अब वो और भी तेज़ी से सुनाई देने लगी, यानी कि राधा अब मेरे पास पहुंचती ही होगी। मैंने पूरी जान लगाकर दौड़ना शुरू किया और एक बार पीछे मुड़कर देखा तो मुझे राधा हवा में तैरती हुई दिखाई दी, जो सीधा मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। वही राधा जो थोड़ी देर पहले मुझे दुनिया की सबसे सुंदर औरत लगने लगी थी। उसका चेहरा देखकर मेरा दिल पसीज चुका था, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डरावनी लग रही थी कि जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसके आंखों के चारों ओर एक काला घेरा बना हुआ था। उसका चेहरा पूरा सफ़ेद और उसके चेहरे पर दरारें पड़ चुकी थी। उन दरारों में से निकलते हुए वो कीड़े उसके चेहरे को और भी डरावना बना रहे थे। मैं जैसे तैसे भागते हुए हाईवे के पास पहुंचने लगा, लेकिन राधा मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। वो लगातार मुझे पीछे से आवाज़ दे रही थी। कह रही थी कि बचकर कहाँ जाओगे, बस थोड़ी ही दूर मेरा घर है, वहाँ पर चलकर तुम मेरे साथ जो करना चाहते थे वो कर सकते थे। फिर मुझे बीच में ही छोड़कर जाने का क्या मतलब हुआ। उसकी आवाज़ बहुत ही डरावनी थी, मानो कोई आदमी और औरत मिलकर बात कर रहे हो। लेकिन अब मैं उसकी आवाज़ में नहीं मोहित हो रहा था, क्योंकि शायद ऐसा उन पत्तों को चबाने की वजह से हो रहा था।
मैं लगातार ट्रक की ओर बढ़ रहा था, तभी पीछे से राधा ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे नीचे गिराया। वो अब भी हवा में तैर रही थी। मैं नीचे लेटा हुआ था। वो अब ठीक मेरे ऊपर आकर हवा में लेटी हुई थी। फिर उसने अपने एक इशारे पर मेरा शर्ट निकाल दिया और फिर मेरी बनियान फाड़ दी। मैं वहाँ से उठकर भागने की कोशिश करने लगा था, लेकिन मुझ में अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं यहाँ से खड़ा भी हो पाऊँ। मैं फिर भी अपने हाथ पैर हिला रहा था, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में राधा से बचना था। अब उसने मेरे पैंट को एक झटके में ही नीचे किया। मैं पूरी तरह से डर गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर राधा मेरे साथ क्या करने वाली है, लेकिन मैं आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से खड़ा हो गया और फिर एक बार अपने ट्रक की तरफ भागने लगा। मैं बहुत तेजी से भाग रहा था। मेरे पीछे पीछे राधा भी भाग रही थी, लेकिन मैं जैसे तैसे अपने ट्रक के पास पहुंच गया और ट्रक में चढ़ते ही मैंने ट्रक का दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद जैसे ही मैंने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो ट्रक अचानक से एक झटके में ही स्टार्ट हो गया। तब मुझे यह बात समझ में आई कि यह ट्रक बंद होना भी राधा की ही एक चाल थी। मैं तुरंत वहाँ से ट्रक भगाने लगा। ट्रक के सामने उड़ती हुई मुझे राधा की आत्मा दिखाई दी, जो अब भी मुझे डरा रही थी। वो रोते हुए आवाज़ में मुझसे कहने लगी थी कि तुमने मुझसे वादा किया था मेरे साथ मेरे घर चलने का, लेकिन तुम आधे रास्ते में ही वापस जा रहे हो। मैंने अब उसकी बातों की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया और ट्रक को भगाते हुए उस जंगल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। वो जंगल बस अब खत्म होने ही वाला था। मैंने रियर व्यू ग्लास में देखा तो मुझे ट्रक के पीछे आती हुई राधा की आत्मा दिखाई देने लगी, जो बहुत ही डरावनी आवाज़ में रोकर मुझे पुकार रही थी। बार बार मेरा नाम लेकर मुझे बुला रही थी। मैं ट्रक को सीधा चलाता रहा और आखिरकार मैं उस जंगल से बाहर आ गया। लेकिन जंगल से बाहर आते ही मेरा ट्रक एक गांव के पास एक पेड़ से टकराया। जैसे ही मेरा ट्रक टकराया हुआ देखा तो गांव वाले लोग तुरंत मेरे पास आए और मुझे उठाकर एक घर में लेकर गए। वहाँ पर उन लोगों ने पहले मुझे पानी पिलाया और फिर मुझे मेरे डर का कारण पूछा। मैंने इस पर अपने साथ घटी सारी घटना उन्हें विस्तार रूप से बता दी और उन लोगों को राधा के आत्मा के बारे में पूछने लगा। तब वहाँ के एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे राधा की कहानी सुनाना शुरू की। उसने राधा की कहानी बताते हुए मुझे कहा, एक समय में बहुत ही सुंदर और आकर्षक महिला थी। वह एक बड़े शहर की गलियों में वेश्या के रूप में काम करती थी। उसकी सुंदरता और आकर्षण की वजह से वह बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी और वह हर दिन नए नए मर्दों का स्वाद लेना चाहती थी। वह उसकी एक तरह की भूख बन गई थी, एक दैहिक तृष्णा जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और जारी रखा। उसकी यह भूख इतनी बढ़ गई थी कि वह राह चलते हर आदमी को अपने साथ संबंध बनाने के लिए आमंत्रित करने लगी। कई मर्द उसके साथ संबंध बनाते थे, जबकि कई उसे नकार देते थे। फिर एक दिन वह इस हाईवे पर घूमने लगी जहां ट्रक ड्राइवरों की आवाजाही होती थी। गांव वालों की आवाज़ में एक ठंडक थी। जैसे ही उन्होंने आगे की बात की, राधा की उस दिन की भूख ने उसे यहाँ लाकर ट्रक वालों की निगाह में डाल दिया। 5 ट्रक ड्राइवरों ने उसे अपने साथ उठा लिया। उन्होंने उसे इस वीरान जंगल में लाकर उसके साथ ज़बरदस्ती की। हालांकि राधा को भी ऐसा ही कुछ चाहिए था, लेकिन उन ट्रक वालों ने उसे बहुत तड़पाया और उसे दर्दनाक तरीके से मार डाला। उनकी क्रूरता और बर्बरता ने उसकी मौत को और भी भयानक बना दिया। मेरी आंखों में आश्चर्य
और दया का मिला जुला भाव था। बुजुर्ग ने बात को आगे बढ़ाया। राधा की आत्मा ने इस जंगल में रहना शुरू किया और वह हर नए व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। कहते हैं कि राधा की आत्मा अब भी उन ट्रक वालों को ढूंढती है जो उसकी तरह के शिकार करते हैं। उसने हर उस ट्रक ड्राइवर को निशाना बनाया जो इस जंगल से गुजरता है। उसका मानना है कि जब वह किसी के साथ संबंध बनाती है तो उसकी आत्मा की शक्ति और भी बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया से उसकी आत्मा अधिक सुंदर और आकर्षक हो जाती है, लेकिन साथ ही उसकी आत्मा की भयानक शक्ति भी बढ़ जाती है। गांव वालों ने बताया कि राधा की आत्मा अब हर समय इस जंगल में घूमती रहती है और उसकी उपस्थिति की वजह से इस जंगल की रातें अंधेरे और भी खौफनाक हो गए हैं। मैंने इस कहानी को सुना और मेरी आंखों में डर और आश्चर्य का मिश्रण था। गांव वालों ने अब मुझे बताया कि अब मैं इस जंगल से बाहर आ चुका हूँ, लेकिन मुझे अब भी उस भयानक आत्मा से पूरी तरह से मुक्त नहीं माना जाएगा। राधा की आत्मा की शक्ति ने मुझे और भी खतरनाक बना दिया है। मैंने गांव वालों की बातें सुनी और अपने जीवन की सबसे भयावह रात के अनुभव को एक अद्भुत और रहस्यमय कहानी में बदलते हुए देखा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से थी ट्रक ड्राइवर मोहन की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो स्क्रीन पर दिख रही ये कहानी भी ज़रूर पसंद आएगी, जो कि एक आर्मी सोल्जर की है जो अपने ड्यूटी से छुट्टी पर जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में एक घने जंगल में उसका सामना एक छलावे से होता है। फिर वो आर्मी सोल्जर किस तरह से उस छलावे का सामना करता है, ये सुनकर यकीनन आपको भी हमारे आर्मी सोल्जर पर गर्व महसूस होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।